चलिए शुरुआत करते हैं। ये 11वीं क्लास का पहला लेक्चर है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी से पहले हमें उस सब्जेक्ट के बेसिक टर्म्स को समझ लेना चाहिए। हम यहाँ अकाउंटिंग की स्टडी करने वाले हैं, तो हमें अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स समझने चाहिए। ठीक, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट के टर्म्स को प्रॉपर समझने में नाकामयाब हो जाते हैं तो वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं हमारे पकड़ से बाहर चला जाता है। यानी कि सब्जेक्ट का सही नॉलेज आपको तभी हो सकता है जब आप उसकी टर्मिनोलॉजी को समझते हो। ठीक, मैंने कई बार सुना है कि काफी लोगों को पढ़ने में साइंस अच्छी नहीं लगती, काफी लोगों को पढ़ने में मैथ्स अच्छी नहीं लगती। तो उसका एक बेसिक रीजन होता है कि आप उसकी टर्मिनोलॉजी अभी तक समझते नहीं हैं। और जैसा कि इंडिया में आज की तारीख में एक फिनोमेना बन गया है, एक जनरल परसेप्शन है कि जितनी भी स्टडी बच्चों को कराई जाती है वो ये ध्यान में रखकर नहीं कराई जाती कि क्या ये बच्चे के समझ में आ रही है, क्या टर्मिनोलॉजी को वो समझ रहा है। लर्निंग पैटर्न पे स्टडी हो गई है। तो अकाउंटिंग की शुरुआत कर रहे हैं आज हम। एक एक वर्ड को प्रॉपर तरीके से समझना है। जब हम लोग अकाउंटिंग के टर्म्स अच्छी तरह समझने लगेंगे देन डेफिनेटली अकाउंटिंग भी समझने लगेंगे। ठीक, तो बेसिक टर्म्स की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जो पहला मैं लेके चल रहा हूं आप लोगों के लिए वो है आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक, क्या है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। डन। यानी कि जो हम पहला आपका चैप्टर हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक, वन बाय वन हम लोग एक एक वर्ड को प्रॉपरली समझना चालू करेंगे। देखिए, नंबर 1 है आपका गुड्स। कई बार इंग्लिश में, मैथ्स में, हिंदी में टीचर से गुड लिया होगा, लेकिन ये वो गुड्स नहीं है। यहां पर गुड्स का मतलब है माल। माल यानी कि जिसका आप बिजनेस करते हैं। आप कपड़े की दुकान पर कपड़ा लेने जाते हैं तो जो कपड़े का व्यापारी है यानी कपड़े का जो बिजनेसमैन है उसके लिए कपड़ा गुड्स हुआ। यानी कि यहां पर एक सिंपल सा टर्म है कि जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं यानी कि हम जिसको खरीदते ही बेचने के लिए हैं उसे गुड्स बोलते हैं। यानी कि गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। कोई भी आइटम रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर परचेज किया जाएगा तो वो गुड्स बोला जाएगा। क्लियर? एक कपड़े की दुकान है और उसका मालिक कपड़ा खरीदता है तो वो कपड़े पहनने के लिए नहीं खरीद रहा है, वो बेचने के लिए खरीद रहा है। दैट इज वाई कपड़ा वहां पर गुड्स होगा। अच्छा, क्या आपने कपड़े की दुकान पर फर्नीचर नहीं देखा? कभी देखा होगा। कस्टमर्स को बुलाते हैं, बैठाते हैं, उसके बाद कपड़ा कहते हैं कि भैया पसंद कीजिए। तो कपड़े की दुकान पर फर्नीचर भी होता है लेकिन वो फर्नीचर गुड्स नहीं है। और क्यों नहीं है वो फर्नीचर गुड्स? क्योंकि जो दुकान का मालिक है वो नहीं चाहता कि भैया ये बेचा जाए, वो उसने कस्टमर्स को सर्व करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है ना? एक रेस्टोरेंट में जाके आप वहां का फर्नीचर खा के आते हैं या वहां डोसा वगैरह खा के आते हैं? ठीक, तो डोसा वगैरह जो मतलब कि वो सेल कर रहा है वो तो गुड्स हो गया, और जो वहां टेबल चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं वो
उसे कोई नहीं खाता भाई, ठीक, वो गुड्स में काउंट नहीं होंगी। तो गुड्स का मतलब आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज जिसको हम बेचने के लिए खरीदते हैं वो आपकी गुड्स है, ठीक। तो गुड्स के लिए मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पर, गुड्स इंक्लूड all those items या those things which are purchased देखिए परचेज वर्ड मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, which are purchased for resale, क्लियर। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम लोग हमेशा यही करते हैं कि दिल्ली से माल लेकर आए आगरा में लाके बेच दिया? क्या ऐसा नहीं करते कि भाई ग्वालियर से माल लेकर आए और अपने यहां उस माल को हमने रीफर्निश किया, या अपने यहां उस माल को हमने कोई नया रूप दे दिया उसके बाद बेचा हो? जैसे कपड़ा खरीदा, कपड़े की पहले शर्टें बनाई, शर्ट बनाने के बाद मार्केट में बेच दी, भाई ये भी तो करते हैं, ठीक। तो हमने जो कपड़ा खरीदा उसका पर्पस बेचना ही है, लेकिन उसकी जो मतलब की शेप है उसमें प्रॉपर चेंज करने के बाद, यानी कि जो कपड़ा हम खरीद रहे हैं उसको पहले फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम बेचेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है? तो इसके मीनिंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक। यानी कि गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, ये तो गुड्स है ही। इसके आगे और विच are used for producing the finished product, डन। यानी कि उस चीज को भी हम गुड्स बोलेंगे जिसको हमने खरीदा, देन हमने उसे कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में, तब हमने उसको बेचा, ठीक। प्रोड्यूसिंग फॉर फिनिश प्रोडक्ट, ठीक। लेकिन इसका पर्पस भी बेचना ही होना चाहिए। क्या लिखा हमने? फिनिश्ड प्रोडक्ट which are also meant to be sold, क्लियर। जिसका मतलब भी आपका मतलब बेचना ही होना चाहिए। तो आई थिंक गुड्स क्लियर हो गया होगा, ठीक। एक फर्नीचर की दुकान होती है, अगर फर्नीचर की दुकान पर फर्नीचर खरीदा जा रहा है तो वो गुड्स है, क्योंकि भैया वो फर्नीचर बैठने के लिए नहीं खरीद रहा है, वो बेचने के लिए खरीद रहा है। एक मशीन की दुकान है, मशीन की दुकान पर मशीन खरीदी जा रही है, तो उसका पर्पस क्या है कि हम इसे यहां से खरीदेंगे, यहां बेच देंगे, तो खरीद कर दोबारा बेचना है, दैट इज वाई वो भी गुड्स है, क्लियर। लेकिन अगर कपड़े की दुकान पर फर्नीचर खरीदा जा रहा है तो वो गुड्स नहीं है, क्योंकि कपड़े की दुकान का पर्पस जो होता है वो कपड़ा बेचना होता है, फर्नीचर बेचना नहीं होता। दैट्स वाई वहां पर फर्नीचर गुड्स नहीं होगा। तो गुड्स का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टर्म जो हम लोग शेयर करेंगे वो है आपका स्टॉक। देखिए किसी भी चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है। जब हम लोग आपका स्टडी कर रहे होते हैं और देखा कि टीचर लिख रहा है, यार नोट करना है नहीं करना है, ये सब बेकार की बातें। प्रॉपर कॉपी निकालिए, सही से नोट भी कीजिए उसे, नोट करने के बाद उसको घर पे एक बार स्टडी भी करना है, ठीक। जब तक डाउट क्लियर ना हो जाए तब तक हम रेगुलर टच में भी रहेंगे।
समझ में आया नहीं आया? टॉपिक के रेगुलर टच में रहेंगे। जो चीज समझ में नहीं आती है उसे अपने टीचर से जरूर कंफर्म करना है। अगर आप अपने डाउट को अपने मन में लेके बैठ जाएंगे तो पूरे इंडिया में कोई टीचर ऐसा नहीं है जो आपके डाउट्स को क्लियर कर दे। मन में रखा हुआ डाउट कभी क्लियर नहीं होता। ठीक, चलिए तो चलते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट है आपका स्टॉक। स्टॉक के ऊपर बेसिकली बात करते हैं। देखिए, स्टॉक कोई गुड्स से ज्यादा अलग नहीं है। मैंने यहां लिखा गुड्स, ये हमारा माल है। ठीक, ये गुड्स जो है ये हमारा माल है। इस माल को हमने खरीदा क्यों था? बेचने के लिए। तो चलिए, हमारे पास जो माल था उसको हम बेचते हैं। जो बेच दिया वो सेल हो गया, और जो नहीं बेच पाए, जो अनसोल्ड रह गया, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। क्लियर? इसी को बोलते हैं स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स। ठीक, जो माल था हमने खरीदा था बेचने के लिए, उसमें से काफी हद तक माल हमने बेच दिया। मान लेते हैं 75% बेच दिया, 25% रिमेन रह गया दुकान के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। इसी को बोलेंगे हम लोग स्टॉक। क्लियर? नहीं समझ में आया? तो स्टॉक के लिए लिख लेते हैं 2 लाइन। ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा स्टॉक क्या होता है। इसके लिए 2 लाइन लिखेंगे बेटे। गुड्स विच आर रिमेन अनसोल्ड, which are remain unsold at the end of accounting year. At the end of accounting year is known as स्टॉक। ठीक है, तो जो माल साल के एंड में पूरी साल बेचते हैं उससे मतलब नहीं, जो माल साल के एंड में दुकान के अंदर रखा रह गया, विच आर रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, साल के एंड में जो माल आपका बिक नहीं पाया, दुकान के अंदर रखा रह गया, उसको बोलेंगे हम लोग आपका स्टॉक। क्लियर? यहां कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ स्टॉक। डन? यहां कुछ टाइप्स हैं स्टॉक के ही। क्लियर? देखिए, नंबर वन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, अरे यार ये तो रॉ का रेट हो गया। रॉ RAW, अब सही है। तो रॉ मटेरियल, देखिए रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल। हमने कपड़ा खरीदा, कपड़े से हमने शर्टें बनाई और शर्टें बेची। तो हमने शर्टें बनाने के लिए कपड़ा खरीदा था। ये जो कपड़ा है इसी को बोलेंगे हम लोग आपका रॉ मटेरियल, यानी कि हमने कच्चा माल खरीदा ये। क्लियर? नंबर 2 पे अगर बात करें तो जैसे कॉटन, हम लोग कॉटन परचेस करते हैं, कॉटन से थ्रेड बनाते हैं, धागे बनाते हैं, उससे कपड़ा बनाते हैं, कपड़े से शर्टें बनाते हैं। तो रॉ मटेरियल क्या हो गया भाई? अगर हमारा काम केवल धागे बनाने का है तो हमारे लिए रॉ मटेरियल कॉटन है। धागों से कपड़ा बनाने का काम है तो हमारे लिए रॉ मटेरियल आपका धागे हैं। और अगर मेरा काम कपड़े से शर्ट बनाने का है तो मेरे लिए वो कपड़ा रॉ मटेरियल होगा। क्लियर है? नंबर 2, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक, क्या हुआ? वर्क इन प्रोग्रेस।
चलिए, कई बार होता क्या है, मेरी बात सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं भाग के नहीं जा रहे हम लोग भी। देखिए, मम्मी घर पे खाना बनाती है तो क्या आटा मड़ा मड़ाया मिल जाता है? नहीं, पहले आटा मड़ा जाता है, ठीक, जिसे कई कई लोग आटा गूंदना भी कहते हैं। तो पहले हम लोग आटा गूंदते हैं या आटा मारते हैं, ठीक। तो जो सूखा हुआ आटा होता है वो तो हो गया बेटे आपका रॉ मटेरियल। ये आटा आपने गूंद लिया, इस आटे में से कुछ आटे की रोटियां बन जाएंगी, ठीक। जो रोटियां बन गई वो हो गया फिनिश प्रोडक्ट, क्योंकि वो तो बन गया जो बनना था उसका, ठीक। लेकिन सबका पेट भर गया तो मम्मी ने आगे रोटियां नहीं बनाई और उस बचे हुए आटे को उठाकर फ्रिज में रख दिया। देखिए, सोच के देखिए, वो आटा आपका हमने रोटियों में कन्वर्ट नहीं किया है, फ्रिज में ऐसे ही उठा के रख दिया। अब ना तो वो सूखा हुआ आटा रह गया, ना उसकी रोटियां बनी, ऐसे आटे को बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि हमने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस तो चालू किया, लेकिन वो पूरी तरीके से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया, वो पूरी तरीके से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया। दैट इज वाई इसको हम आपका वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे, यानी कि काम अभी अधूरा है, ये प्रोडक्ट अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। क्लियर है, नहीं क्लियर है? चलिए, थर्ड है आपका फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड्स। थर्ड है आपका फिनिश गुड्स। तो ये आपका हो गया 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक, स्टॉक के 3 तरीके। क्लियर है?